सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर को। और भाई अगर यार तुम बुक में देखोगे, चाहे कोई भी बुक देखो, टीएस देखो, डीके गोल देखो, कोई भी बुक देखोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, 160 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। तो यार अगर आप लोग क्या करना चाहते हो कि भाई लिमिटेड क्वेश्चंस करना चाहें, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं और हमारी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो अगर कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हो कि टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल वही प्लेलिस्ट, उसी टाइप की प्लेलिस्ट मैंने रेडी करी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे यार आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके जानी है, तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यार डाउनलोड करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं एक्टिविटी स्लैश टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी रेशो बोले या टर्नओवर रेशो बोले एक ही बात है। ठीक है, तो ये टाइप 3 है हमारे चैप्टर, जो अकाउंटिंग रेशोस चैप्टर है ना, उसमें टोटल 4 कैटेगरीज की रेशो है, 4 कैटेगरीज की रेशो है। 2 कैटेगरीज की रेशोज के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, पहली 2 कैटेगरीज डन है, थर्ड कैटेगरी आज की क्लास में हम लोग समझ रहे हैं। इंट्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर की कॉन्सेप्ट की ये जो रेशोज का कॉन्सेप्ट है कि टर्नओवर रेशोज में क्या आती है, मैं सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, फॉर्मूलोज के साथ साथ उनका मीनिंग समझाऊंगा ताकि आपको फॉर्मूला लर्न करना इजी हो। साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, कि इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कभी कभी आ जाती है क्वेश्चन में ट्विस्ट होकर, वो पहले ही बता दूंगा ताकि जब क्वेश्चन आए तो कोई भी रेशो आपसे पूछ ले आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये जो पोर्शन मैं अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, न्यूमेरिकल्स करने से पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छे से सुन लेना। अब देखो भाई, इसमें पहली रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, मैं फुल फॉर्म्स लिख रहा हूं, बाद में हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये एक बार ही लिख लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सेल्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, अगली रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो टर्नओवर वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, टर्नओवर का मीनिंग होता है सेल्स। आई थिंक ये मैंने नहीं बताया, टर्नओवर का मीनिंग होता है सेल्स, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो भी रेशियो कहीं ना कहीं उसमें ना सेल कहीं ना कहीं होगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, या सेल का एक एस्पेक्ट रेशियो में, फॉर्मूले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लो, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल को क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और ऊपर आएंगी नेट क्रेडिट सेल्स, ऊपर आएगा नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो इसको कई बारी बुक्स में लिख देता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, सेल्स की जगह ना आपको, देखो मैं एक बात बताऊं, सेल्स की जगह आपको RFO वर्ड दिख सकता है। RFO मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, सेल्स की जगह RFO लिख सकता है, तो वो यहाँ पर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी न्यूमरेटर में लिख सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट रेशो के ट्रेड पेएबल, देखो पिछली क्या थी, ट्रेड रिसीवेबल, अब क्या है, ट्रेड पेएबल। पेएबल मतलब पैसा चुकाना है, तो लाइबिलिटीज, तो ट्रेड पेएबल में क्या आता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। तो ऊपर वाली रेशो और इस रेशो को आप कंपेयर करो, एग्जैक्टली सेम है। वहां पे डेटर था, यहाँ पे क्रेडिटर, इसका उल्टा, यहाँ पे बिल रिसीवेबल था, यहाँ पे इसका उल्टा बिल्स पेएबल, रिवर्सल है दोनों एक दूसरे का। ठीक है, तो यहां पर भी फॉर्मूला सेम है, ऊपर क्या था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहां पे आएगा एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, एवरेज ट्रेड पेएबल। वहां क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स। आप मेरी बात सुनो, नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है, उधार पे माल बेचा, तो उधार पे माल बेचोगे तो डेटर ही मिलेंगे ना, फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना, इसलिए यहाँ पे डेटर है। तो यहां पर क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेज, उधार पे माल जब खरीदोगे तभी तो कर्जा चढ़ेगा, तो इसलिए क्या है, ट्रेड पेएबल, तो यहां पर आएगा नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए हैं। अभी हमारे पास 3 फॉर्मूले और हैं, इसमें टोटल 6 रेशोज हैं। ठीक है, 6 रेशोज हैं।
तो आगे चलते हैं भाई, अभी हमारे पास और फॉर्मूले। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहां पर आपके पास न्यूमरेटर में आएगा नेट सेल्स और डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो हम चैप्टर में काफी बारी पढ़ चुके हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। बुक्स में हो सकता है आपकी बुक में आरएफओ लिखो, आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ बोले नेट सेल्स बोले बात एक ही है, ठीक है भाई। तो इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास क्या है, आरएफओ और फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, ये आपको नेट लेनी है, नेट। फॉर्मूले में नेट लिखा है, नेट मतलब कि आपके पास अगर ग्रॉस वैल्यू है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास ग्रॉस वैल्यू है कि देखो मैं नीचे लिखता हूँ, बिल्कुल नीचे, कि मेरे पास मशीनरी है 10 लाख की, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देगा कहीं पर ग्रॉस, फिर कहीं पर लिख देगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1 लाख। तो आपको फॉर्मूले में पता है कितनी लेनी है, 10 लाख नहीं लेनी, आपको फॉर्मूले में लेनी है 9 लाख रुपए की मशीनरी। ये मीनिंग होता है नेट का। नेट का मतलब होता है डेप्रीसिएशन कट करने के बाद वाली वैल्यू। ग्रॉस का मतलब होता है उसमें अभी डेप्रीसिएशन कट नहीं हुई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रेशियो पे। नेक्स्ट रेशियो क्या है, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। एक ही रेशियो है ये, नेट एसेट्स रेशियो बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आरएफओ, ठीक है। सिमिलर फॉर्मूला जो उसमें लिखा है वही फॉर्मूला है, आरएफओ या फिर नेट सेल्स ऊपर लिख दो, ठीक है। आरएफओ मतलब नेट सेल्स ही होता है, आरएफओ स्लैश नेट सेल्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो मैं एक बार ये लिख देता हूँ। तो टोटल 6 रेशियोज हैं, तो सारी रेशियोज के मैंने यहाँ फॉर्मूले लिख दिए हैं। आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन रेशियोज के जो आंसर रहने वाले हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा, ठीक है। आंसर आएगा टाइम्स में। जैसे 5 आया, इसको सॉल्व करके आया 5, तो आंसर क्या 5 टाइम्स। इसको सॉल्व करके आंसर आया 6, तो आंसर क्या 6 टाइम्स। सारी एक्टिविटी रेशियो 6 की 6 का आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, टाइम्स के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। इससे पहले जितनी भी रेशियोज करी, आज से पहले जो टाइप 1 टाइप 2 करी थी, ठीक है, इस वीडियो से पहले जितनी भी थी प्लेलिस्ट में, सबका आंसर कैसे आएगा, प्योर रेशियो के फॉर्मेट में। प्योर रेशियो मतलब जैसे 5 आया तो 5:1, ठीक है। 6 आया तो 6:1 वाले फॉर्मेट में आंसर आएगा। सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐसी थी जिसका आंसर टाइम्स में था। जो आज की क्लास से पहले जितनी भी रेशियोज करी हैं, सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐसी थी जिसका आंसर टाइम्स में था। बाकी सभी रेशियो का फॉर्मेट क्या था, प्योर रेशियो। और आज की क्लास में जो हम कर रहे हैं टाइप 3, इनका आंसर सबका फॉर्मेट क्या है, टाइम्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस इन रेशियो से रिलेटेड। और पहले मैं एक बार जूम आउट करके आपको पूरा पेज शो कर देता हूं। तो ये कंप्लीट पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो सारी चीजें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान देना है जब भी आप एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में बात कर रहा है, कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स। देखो नेट सेल्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेट सेल्स का क्या मीनिंग होता है कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस कर दिया गया, ठीक है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये मतलब होता है नेट सेल्स का। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे देगा। सपोज करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उसने दे दिया 1 लाख, और फिर उसी क्वेश्चन में ना आपको दे देगा सेल्स रिटर्न 10,000। तो अब आप गलती से भी आरएफओ दोबारा निकालना 90,000 मत निकाल डालना, वो गलत होगा, ठीक है। क्योंकि आरएफओ मतलब उसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हुआ है। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो आपको आरएफओ अगर गिवन है तो उसमें 10,000 ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है। तो आपको सेल्स रिटर्न ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। अगर आपको आरएफओ गिवन है तो सेल्स रिटर्न क्या करोगे, इग्नोर करोगे। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब भी सेल्स क्वेश्चन में गिवन हो या ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन हो, ये फॉर्मूला लगा देना, काम आएगा ही आएगा। या ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, तो ये एक फॉर्मूला लगा देना, सेल्स निकल जाएगा। इन 3 आइटमों में से कोई भी 1-2 आइटम गिवन है, फॉर्मूला लगा देना। बहुत काम का फॉर्मूला, बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है। यहां पर भी सेल्स आपका नेट सेल्स ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज होगा, लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहां पर मैंने बताया है कि जो आपको डेटर्स, देखो आपको क्वेश्चन में ना
डेटर्स गिवन होंगे 10 लाख, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एक हमारा एग्जाम्पल है, डेटर्स गिवन होंगे 10 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे को हो सकता है गिवन हो 1 लाख, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में ना ट्रेड रिसीवेबल रेशो बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकाल रहा है, तो वहां पे आपको लेने पड़ेगा डेटर कितना लेना है, क्योंकि वहां पर एवरेज वगैरह निकालेंगे। तो वहां पर डेटर हम कितना लें, 10 लाख लें या 9 लाख लें, ठीक है। तो याद रखना जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला चीज आ जाए तो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को करना है इग्नोर, और आपने इस रेशो के लिए, सिर्फ इसी पर्टिकुलर रेशो की बात हो रही है यहाँ पर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए मैं डेटर्स कितना लूंगा, 10 लाख लूंगा। अभी एक बिल्कुल ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट सुन लो, अगर यही सेम चीज आपको गिवन हो और आपसे पूछ ले करंट एसेट्स निकालो करंट रेशो के लिए, करंट एसेट्स निकालो फॉर करंट रेशो, तो ऐसे केस में आप डेटर्स कितने लोगे भाई, ऐसे केस में आप डेटर्स लोगे 9 लाख रुपीस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कहां पर कौन सी चीज कितनी लेनी है। देखो एक ही डेटा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पूछेगा तो प्रोविजन इग्नोर 10 लाख, इसी डेटा में लेकिन करंट रेशो पूछेगा तो वहां पे करंट एसेट्स निकालनी पड़ेंगी, तो वहां पे डेटर्स आप 9 लाख रुपीस के लोगे, ना कि 10 लाख के। तो यहाँ पे नेट डेटर्स लेते हैं और आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ग्रॉस डेटर्स, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ग्रॉस डेटर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बताना था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पे क्या करना है, तो मैं एकदम क्लैरिटी से बता रहा हूं पहले ही क्वेश्चंस करने से। अगला पॉइंट है नेट फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग मैं बता रहा हूं। नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि ग्रॉस वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स की आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन होगी या कॉस्ट वैल्यू लिखा होगा, तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। नेट का मतलब होता है क्या है, सेल्स में नेट होता है, सेल्स रिटर्न माइनस करो, एसेट्स के सामने नेट लिखा है मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस करा जा चुका है, ठीक है, करा जा चुका है। अच्छा, और नेट फिक्स्ड एसेट्स की जगह कई बार ना बुक वैल्यू वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, बुक वैल्यू भी यूज हो जाता है कभी कभी। बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये नेट के जैसा ही है, नेट फिक्स्ड एसेट्स या बुक वैल्यू लिख देगा तो आप समझ जाना वो नेट की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पॉइंट नंबर 5, अगर आपको देखो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक तो ये 5th वाला दिख रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है, एक मैंने ऊपर भी तो लिखा था ये वाला पॉइंट नंबर 2 में, तो यहां से भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर आपको डेटा सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का गिवन होगा तो पॉइंट नंबर 2 वाला फॉर्मूला यूज करना। क्वेश्चन में डेटा अगर आपको ये वाला गिवन हो, इन्वेंट्री, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आप 5th नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा है वो वाला यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला लगाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपने। इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स को इग्नोर करना, हटा देना, अगर इसमें इंक्लूडेड हुए इन्वेंट्री में तो एक्सक्लूड करना, हटाना, माइनस करना, इन्वेंट्री में ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बच्चों को एग्जाम्पल नहीं पता होते, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल क्या है, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, लेकिन इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है, कार्टेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो याद रखना अगर आ जाए कैरेज आउटवर्ड तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, वो मत यहां फॉर्मूले में यूज करना। कैरेज आउटवर्ड्स, कार्टेज आउटवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इस फॉर्मूले में नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। और क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको 0 मान लेना, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको 0 मान लेना, ठीक है। तो एक्टिविटी रेशियोज करने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो सारी मैंने यहाँ पे बता दी है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इस पेज को नोट डाउन कर लो, फोटो या स्क्रीनशॉट मत लो, नोट डाउन करो, लिखोगे तो शायद कुछ याद रह जाएगा। तो जूम आउट कर दिए, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक नीचे नोट है, सारी चीजें अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो वो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोले या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले, बात एक ही है। तो ये कितना है, 5 लाख का है। तो हमारे को बोल क्या रहा है, एक बार मैंने आगे देख लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने को। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, मतलब न्यूमरेटर गिवन है, बहुत बढ़िया। एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेरे को 2 चीजों का डेटा चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री का चाहिए और मुझे किसका चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री का डेटा चाहिए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आगे दे दी, तो दिया क्या नहीं है उसने, क्लोजिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो मतलब मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन
निकालनी पड़ेगी ताकि मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालूं और आंसर अपना निकाल पाऊं। तो मैं डेटा रजिस्टर पे लिखता हूं और सॉल्व करते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला था उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है 5,50,000, फिर मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू गिवन है वो है 5 लाख, वो मैंने यहाँ लिख दी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्वेश्चन में नामो निशान नहीं है, इसको एज्यूम जीरो करेंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने ले लिया जीरो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे को निकालना था, वो आ जाएगा। तो ये माइनस का क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर जाके साइड चेंज कराते हैं, इक्वल टू के इधर भेजते हैं, तो पॉजिटिव क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया हो जाएगा 6,50,000 और ये 5 लाख इधर राइट साइड भेज के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1,50,000। तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर दिख ही रहा है, तो आपको ये ओपनिंग दिख रहा है, आपको ये क्लोजिंग दिख रहा है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल दे जरा। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 1 लाख प्लस 1.5 लाख कितना होता है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो काट दो 1,25,000, 1,25,000 आ जाएगी हमारी एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये अपने पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई, COGS आ गया, इनको डिवाइड कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, तो फॉर्मूलेज वैसे मेरी सजेशन रहेगी यार याद कर लो, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि फिर सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो ऊपर अपने पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे हमारे पास आएगा एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 लाख, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री में यहाँ से देख के लिख रहा हूँ 1,25,000, ठीक है। तो बस ये बहुत बढ़िया सॉल्व हो गया, 3 0 से 3 0 गए और ये पूरा कट जाएगा 125 के टेबल में 1 ज़र और ये 4 ज़र, तो 4 आएगा। और मैंने आपको बताया ये जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी रेशोज, इसके सभी आंसर टाइम्स वाले फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, पूरा सोल्यूशन आपको दिख जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा है, परचेजेस दे रहा है, ठीक है, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स, तो वो यही बता रहे हैं, RFO बोले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोले या नेट सेल्स बोले, बात एक ही है। और नेट सेल्स का मतलब होता है कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस कर दी जा चुके हैं, ठीक है, तो वो हमारे को बता रहे हैं नेट सेल्स, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको मीनिंग बता रहा हूँ नेट सेल्स का क्या होता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रहे हैं 30%। तो एक बात याद रखना यार, जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन हो कितने भी परसेंट और आगे कुछ नहीं लिखा, जैसे आगे क्या हो गया साइलेंट हो गया, एजम्पशन पे छोड़ दिया कि क्या एज्यूम करें, तो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट 30% जो होगा किसका 30% निकालें, हमेशा 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 सेल्स का 30% निकाल देना, ठीक है। तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं रजिस्टर में लिखता हूं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया। अब एक चीज याद रखना, जैसे ही ऊपर की दोनों आइटम्स इग्नोर करो, जैसे ही आपको नेट सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट दिख जाए अपने क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिखना है। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS। COGS होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई भी रेशो पूछ रहा हो आपसे, अगर ये दोनों चीजें निकल गई हैं, गिवन है बेसिकली, तो ये फॉर्मूला आपने लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिखोगे और जो भी निकलेगा कहीं ना कहीं हमारे आंसर में काम आएगा। तो यहाँ पर सेल्स है, नेट सेल्स ले लो 6 लाख, ठीक है, ये नेट ही है भाई, नेट ही है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 30% किसका 6 लाख का। तो मैं जरा सॉल्व करूँ 6 लाख का 30%, ठीक है, 6 लाख का 30% मतलब 30/100, ये 2 0 से 2 0 गई, ठीक है, 6 3 ज़र 18 और ये आपका आ जाएगा 1,80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000। ये 30% ये था ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ये कितना है 1,80,000। तो COGS हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये आ रहा है 4,20,000 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है 4,20,000 रुपीज़। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई, ठीक है। अब आपको पता है आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो मिल गया, साथ साथ एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए ना मेरे को भाई ओपनिंग तो गिवन है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन। तो अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट है क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट
करना, क्योंकि ये गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब आप सोचो भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री का आपको कौन सा फॉर्मूला पता है भाई, तो आपको COGS वाला ही फॉर्मूला पता है जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। तो मैं अब सोच रहा हूँ भाई COGS का फॉर्मूला था, उसको एक बार ही लिखते हैं पूरा फॉर्मूला। तो COGS का एक फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया है, COGS का दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको, ये लंबे वाला फॉर्मूला, इसको मैं बोल देता हूँ लंबे वाला फॉर्मूला। तो COGS का जो लंबे वाला फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये जो लंबे वाला फॉर्मूला है इसमें क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपको गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन हो तो इसको जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS के नीचे COGS लिखा 4,20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन से देखकर लिखी 50,000, परचेजेस मैंने क्वेश्चन से देखकर लिखी, यहाँ ऊपर देखो हमारे को गिवन है 3,90,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने देखा यार इसका तो कुछ गिवन ही नहीं है, कुछ नहीं गिवन तो एजम्पशन यही रहता है कि ये ले लोगे जीरो। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लें तो यहाँ पर लिख दो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है भाई। तो बहुत आसान हो गया अब ये। तो ये माइनस का क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको साइड चेंज कराओ, उधर जाके क्या होगा पॉजिटिव, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये कितना हो जाएगा 4,40,000, ये पॉजिटिव नंबर है, उधर जाके साइड चेंज कराओ क्या होगा नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये मेरे पास आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इनका डिफरेंस है जो कि कितना है 20,000 रुपये। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री की बना है 50,000। तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग में लिख रहा हूँ 50,000, क्लोजिंग ये रही 20,000, जस्ट ये रही, ये लिख दिया 20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आएगा 70,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सॉल्व करा, ये आ जाएगा 35,000 रुपीज़। तो एवरेज इन्वेंट्री मेरी कितनी आ गई 35,000 आ गई। तो एवरेज इन्वेंट्री भी पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है, तो अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगी अब। तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला लिखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। बहुत आसान है भाई, आपको फॉर्मूले याद करके बैठना है तभी आपसे होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रही 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000, ठीक है। तो ये 35,000 1 ज़र, ये डायरेक्ट जा रहा है 12 ज़र, ठीक है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का आंसर क्या होगा 12 टाइम्स, ठीक है। जितनी भी टर्नओवर रेशो है सबके आंसर टाइम्स में। तो जूम आउट करता हूं, कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख जाएगा। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है और आपको डेटा गिवन है। डेटा को जरा स्टडी करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है, तो हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी होती है, वो तो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर मैंने देखा परचेजेस दे रहा है, कैरेज इनवर्ड्स और वेजेस, ये मेरे को थोड़ा स्ट्राइक कर रहा है, ये मैंने कहीं पढ़ रखा है, तो ये कहाँ पढ़ रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो फ्रेट आउटवर्ड्स भी गिवन है। तो कैरेज इनवर्ड्स और वेजेस मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस वीडियो में ही बताए हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस क्या होता है एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो जो COGS का लंबे वाला फॉर्मूला है ना वो हमारे को यूज़ करना है। और फ्रेट आउटवर्ड्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और हमें ये दिमाग नहीं लगाना, याद नहीं रखना इनडायरेक्ट होता है, आपको याद रखना है इनवर्ड्स वाले हमारे काम के होते हैं, ये चीज़ मैंने बताई है। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे इग्नोर, ठीक है। तो फ्रेट आउटवर्ड्स करेंगे इग्नोर, और ऊपर की आपको देखो 5 चीज़ें गिवन है, इसका करेंगे यूज़, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। ऑल राइट, तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है, ठीक है। ये फ्रेट आउटवर्ड्स इग्नोर होगा, मैंने अभी अभी बताया आपको, क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम ये इग्नोर होगा। तो अब आप देखो भाई, आपको ये जब भी डेटा दिख जाए ना तो हमें COGS तो चाहिए। तो COGS के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS, एक हमारा ये फॉर्मूला था। अब आप ध्यान से देखो, आपको जो डेटा गिवन है उसमें ये फॉर्मूला फिट ही नहीं बैठ रहा। इसमें सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो डेटा गिवन है इसमें ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना सेल्स है, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो हमें जो लेंदी फॉर्मूला है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना है। तो लेंदी फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, परचेजेस की जगह परचेजेस लिखो 4,60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे, वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स वाले डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो 30 + 20 पूरे 50,000 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें, वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स ऐड करके डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिए, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में गिवन ही है 60,000। तो ये सॉल्व करते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करा 5,60,000, ठीक है। और ये -10,000, तो इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये 5,50,000
50,000 रुपये का COGS आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो COGS हमारे पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए भाई, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बहुत आराम से निकल रही है, ये ओपनिंग गिवन है, ये क्लोजिंग गिवन है, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो 2 लाख प्लस 60,000 यानी कि 2,60,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1,30,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं दोबारा से, तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर, नीचे आएंगी एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये जो ऐड है ये 4 और 2 तो 6 हो गया ना, तो ये 6,50,000 है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पर भी फिर 6,50,000 कर दो। ठीक है, 6 लाख, अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूँ, 6,50,000 इसको कर दो। ठीक है, ये करेक्शन हो गया, ये एडिशन मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 6,50,000। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा सारा, तो 13,5,000, तो अब आंसर आ जाएगा मेरा 5 टाइम्स। ठीक है, तो बहुत आराम से हो जाएगा, ये बेसिक मिस्टेक है भाई मेरे से हुई है, आप भी केयरफुली करना, हो सकता है गलती हो जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन वैसे आसान था, कैलकुलेशन पे भी हम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है। आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरेज इन्वेंट्री, और यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस और इसमें डिफरेंस क्या है, यूजुअली हमें ना ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, ग्रॉस लॉस। तो यही एक बेसिक सी चीज़ थी जिस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ वीडियो में डाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो नेट सेल्स लिख लिया, क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, मैंने नेट सेल्स लिख लिया। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, COGS चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो मैं अपना फॉर्मूला लिखता हूँ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखो मैं यहाँ प्रॉफिट ही लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने जो याद करा वही करा है, तो यहाँ मैं प्रॉफिट ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मुझे COGS चाहिए क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में क्या चाहिए, COGS और एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री तो मेरे को देखो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो मेरे को ये चाहिए, COGS चाहिए। तो ये मैंने वही फॉर्मूला लिखा जो मैं लिखता हूँ, सेल्स की जगह मैंने लिख दिया 16 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है 5%। ये 5% किसका, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, ये 5% किसका, सेल्स का। ठीक है, तो 5/100 इंटू सेल्स, तो ये 16 लैक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू COGS। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे लिखा तो प्रॉफिट है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 5% है ना, ये लॉस है। तो क्योंकि ये लॉस है ना, तो यहाँ पे अंदर एक माइनस का साइन लगा देना, क्योंकि ये लॉस है। कटिंग मत चेंज करना, कुछ कट मत करना, ये ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखा रहने दो, बस अंदर इंटरनली मैंने एक माइनस का साइन लगा दिया जो डिनोट करेगा कि ये एक लॉस है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको देखनी थी, ध्यान देनी थी। तो ये 5% निकाल देते हैं, ये 2 जीरो गए, 16 5 कितना होता है, 80 होता है, और ये 3 जीरो, तो 80,000। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 16 लाख कॉपी, तो दिस इज इक्वल टू COGS। तो COGS कितना आ गया, 16,80,000 रुपीज़। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे अंदर एक माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप देख लो भाई, इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर दो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,80,000 है, एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000 मुझे गिवन है। ठीक है, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो गई। ठीक है, 2 11 सर 284। ठीक है, तो 11 के टेबल से इसको काट देते हैं, तो अगर आप इसको काटोगे तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा 7.64, और आपका आंसर का जो यूनिट रहेगा वो टाइम्स रहेगा। ठीक है, मैं एक बार ही जूम आउट कर देता हूँ और इसका कंप्लीट सोल्यूशन शो करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगेन आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं जिसमें 2 ईयर्स का डेटा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको इन्वेंट्री गिवन है ईयर एंड की, 31 मार्च मतलब साल का एंड, ईयर एंड की आपको क्या है, इन्वेंट्री गिवन है। तो ये 2015 से 2016। ठीक है, तो ये वाला अगर मैं ईयर आपको एक्सप्लेन करूँ, ये कहाँ से कहाँ तक है, 2015 अप्रैल 1 से लेकर
कहाँ तक चलेगा, 2016 मार्च 31 तक, ठीक है। तो अगर मैं इस नोटेशन को अगर मैं डिटेल में लिखूँ तो वो इसका ऐसे इंटरप्रिटेशन बनेगा। सिमिलरली ये 2016 अप्रैल 1 से लेकर 2017 मार्च 31 तक ये वाला ईयर चलेगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आप देखो, आपको 2 साल का डेटा गिवन है, अगर मैं यहाँ पे हाथ रख देता हूँ, ठीक है, तो ये आपको 2015-16 का डेटा है। अगर मैं यहाँ हैंड रख दूंगा तो अब जो आपको दिख रहा है वो 2016-17 का डेटा आपको दिख रहा है। तो ऐसे आपका डेटा चलने वाला है। अब आप देखो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं है, ये न्यू पार्ट है। यूजुअली अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इतना, 25%, 30%, बस इतना। तब हम क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट सीधा सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करते थे। लेकिन ये बोल रहे हैं ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरी और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, अब आगे पढ़ते हैं। नीचे एक छोटी सी इन्होंने एडजस्टमेंट गिवन है, कह रहा है इन दिस ईयर इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख रुपए। तो इस साल इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है कितने से, 2 लाख रुपए से। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ऐसे करोगे जैसे ही आपके पास 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो मैं आपको सिर्फ अब आधा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है, और जो दिख रहा है ना इसको सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको इस साल की भी निकालनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको इस वाले ईयर की भी निकालनी है। तो पहले मैं खाली 2015-16 की बात करूंगा, 2016 से 17 की बात मैं अभी नहीं कर रहा। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वही डेटा अभी मैं आपको शो कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको देखो इन्वेंट्री का, आप पहले रो देखो, क्वेश्चन समझो ध्यान से, इन्वेंट्री की रो देखो। तो यहाँ पर 31 मार्च लिखा है, तो 31 मैंने आपको बताया 31 मार्च मतलब ईयर एंड। तो ये जो 7 लाख रुपीज है ना, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अगर मैं 2015-16 की बात करूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 7 लाख रुपए की। तो क्योंकि मेरे को ओपनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए, मुझे तो एवरेज इन्वेंट्री निकालना है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूले में एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो एवरेज के लिए मेरे को क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों पता होनी चाहिए। तो ओपनिंग निकाले कैसे, उसके लिए उसने हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी है, कह रहा है इस साल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख। मतलब पहले इन्वेंट्री कितनी रहेगी, इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 7 लाख हो गई। तो इस साल 2 लाख से बढ़ी है, तो 2 लाख से बढ़ने के बाद 7 लाख हो गई, यानी कि पहले 5 लाख की होगी, ठीक है। तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री मिल गई 5 लाख, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई 7 लाख। कौन से साल की, इस साल की। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा भाई, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग 5 लाख प्लस क्लोजिंग 7 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 12 लाख बाय 2 आ जाएगा 6 लाख। तो आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाल डाला कितना, 6 लाख रुपए निकाल दिया 2015 और 16 का। आई बात समझ की नहीं आई बात समझ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हम करते हैं डिस्कस नेक्स्ट ईयर को। अब आप देखो इन्वेंट्री का डेटा समझो, ठीक है, इन्वेंट्री का डेटा समझो। तो ये जो 7 लाख है ये 2015-16 की क्या थी, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। मैंने आपको बताया था कि 2015-16 की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, 7 लाख है। याद रखना जब भी ईयर चेंज होता है, जस्ट आप एक ईयर आगे जाते हो तो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है, पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री ईयर चेंज होती है अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 2016-17 की आपको ओपनिंग इन्वेंट्री पता चल गई, और 2016-17 की ये जो 17 लाख है ये तो ईयर एंड का डेटा है, तो ये 17 लाख क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो 2017 की, ठीक है, इस वाले साल की बात करो, इसको तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके ना, ये तो डिस्कस हो चुके। इस साल की बात करूं तो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 17 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो इस साल की अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालना चाहूं तो एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा भाई, ये समझ लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 7 लाख प्लस 17 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 17 और 7 कितना होता है, 24 लाख। 24 लाख बाय 2 कितना होगा, 12 लाख रुपए। तो एवरेज इन्वेंट्री 2016-17 साल वाले की इतनी है, और पिछले वाले की मैं ऑलरेडी इस ईयर की एवरेज इन्वेंट्री में ऑलरेडी आपके सामने निकाल चुका हूं। कितनी थी एवरेज, इसकी एवरेज थी 6 लाख, ठीक है। तो दोनों की मैंने एवरेज डिस्कस कर दी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को आगे डिस्कस, सीधा चलेंगे रजिस्टर पे, ठीक है। और मैं इसको एज 2 क्वेश्चंस, ये है तो एक क्वेश्चन लेकिन इसको मैं 2 क्वेश्चंस, 2 अलग अलग क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा एक होगा इस साल का,
और दूसरा क्वेश्चन मैं समझूंगा दूसरे वाले साल के डेटा को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको रजिस्टर पे। देखो भाई, सबसे पहले मैं कौन सी ईयर की बात करूं, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 2015 से 16 की। एवरेज इन्वेंट्री मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे निकालिए, क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने सॉल्व करिए। फिर ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, आरएफओ कितने, 50 लाख, आरएफओ मतलब नेट सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये लैंग्वेज लिखिए। तो अभी इस लैंग्वेज को डिकोड करेंगे, क्या मीनिंग है। सबसे पहले मेरे को जब भी सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ आरएफओ मतलब सीओजीएस, इसका मतलब क्या है सीओजीएस, तो मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, सेल्स की जगह मैंने लिख दिया क्या 50 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मुझे नहीं पता है, ना मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना मुझे COGS पता है। तो यूजुअली पहली मिस्टेक ये होगी कि आप यहाँ पे 25% निकाल दोगे, किसका, सेल्स का। 50 लाख का यहाँ पे 25% निकाल के आप लिखोगे, तो ये सबसे पहली मिस्टेक है, क्योंकि उसने आगे डिटेल्स दी हैं, मान लो इतना ही क्वेश्चन होता ना, तब आप क्या करते, 25 लाख का 25% निकालते और यहाँ पर लिख देते। लेकिन उसने बोला ये 25% किसका, ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे निकलेगा 25% किसका, COGS का, और COGS नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैथ्स तो आती है थोड़ी बहुत। COGS नहीं पता, जो नहीं पता उसको लिया X, और ये उस X का 25% है, तो 25% किसका, उस X का जो हमारा COGS है। तो ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है भाई। तो अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप पे 50 लाख कॉपी किया, माइनस के नीचे माइनस कॉपी किया, और ये 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा x/4 इक्वल्स टू x। तो ये x वाली टर्म्स एक तरफ करो, 50 लैक्स इज इक्वल टू ये x/4 उधर भेजो, x प्लस x/4, एलसीएम वगैरह ले लो, नीचे कुछ नहीं लिखा 1 लिखा है, डिनोमिनेटर सेम करो, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। बेसिक फ्रैक्शंस करनी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आनी चाहिए वैसे तो ये, बट कोई बात नहीं आती तो अब समझ लो। तो डिनोमिनेटर जैसे ही सेम आ जाए, नीचे ज्वाइन करा, ऊपर आएगा 4x प्लस x 5x, ठीक है। तो आपके पास x कितना आ जाएगा, ये 5 से ये कटेगा 10 लाख इंटू 4, 40 लाख रुपीज़, ठीक है। ये आपका x कितना आ जाएगा 40 लाख रुपीज़, और x मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरे पास COGS आ गया। अब मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आती कैसे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने ले लिया 40 लैक्स, एवरेज इन्वेंट्री है 6 लैक्स, मैंने क्वेश्चन की बिगनिंग में ही लिखी है, ठीक है। तो ये काटते हैं 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, तो 220 और ये 2 3 ज़ा, तो 20/3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे भाई तुम, इसको कैसे लिखोगे मैं समझा देता हूँ। इसको लिखोगे 6.66666 आएगा आपका आंसर, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट करोगे, ये 666 जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे 7 लगा देना, और आपका आंसर आ जाएगा टाइम्स में, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व करा है 2015 से 16 का, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ईयर का सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको जूम आउट करके इसका आंसर दिखा देता हूं। तो ये आपको पूरा आंसर दिख रहा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को सॉल्व। ऑलराइट, तो सिमिलर फॉर्मेट है, सब कुछ सिमिलर है। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, पिछले साल वाला आपको आ गया समझ, तो बिल्कुल ही सिमिलर है, रेप्लिका है उसका, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, आरएफओ गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये जो एवरेज इन्वेंट्री है ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम ये निकाल के दिखाया था, तो वहाँ से ये देखा है, ठीक है। तो सेल्स कितनी है भाई 75 लाख, आरएफओ मतलब सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो यहाँ लिखा 75 लाख, ठीक है। अच्छा, आप फॉर्मूला कैसे भी कर लो भाई, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो, या देखो ना मैथ्स है ना, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, मतलब चाहे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू COGS लिखो या सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, बात एक ही है, ठीक है, सब बढ़िया एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, तो यहाँ मैं ले लिया y, और ग्रॉस प्रॉफिट के 25% ऑन COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS, 25% किसका, COGS का। तो एक चीज ध्यान रखना, x मत ले लेना, x हमने इसी क्वेश्चन में पिछले साल के लिए x लिया था COGS को, तो अब आप y ले लो, ठीक है, या z ले लो, वेरिएबल बदल देना, ठीक है। तो यहाँ मैं y ले लिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, 75 लाख इज इक्वल टू, ये y उधर जाएगा, और यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है थोड़ा सा, तो ये 25 के टेबल से सॉल्व कर देते हैं, y/4 प्लस y, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 75 लाख इज इक्वल टू, फ्रैक्शन से ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। अब आप ज्वाइन कर दो डिनोमिनेटर, ये क्या आएगा y प्लस 4y यानी कि 5y, ठीक है।
तो ये हमारा अब y कितना आएगा भाई, y आ जाएगा 75 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये 5 1 ज़र और ये 25 5 ज़र, तो ये 15 लाख हो गया। 15 लाख इंटू 4 मतलब y मेरा कितना आ जाएगा 60 लाख रुपए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 60 लाख रुपीज़। और ये क्या है COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, COGS। तो COGS आ गया, एवरेज इन्वेंट्री हमें पता ही है, ठीक है। तो बहुत आराम से हमारा आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो यहाँ लिख रहा हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो COGS ये मैंने लिखा 60 लैक्स, एवरेज इन्वेंट्री मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम निकाला था 12 लाख, ठीक है। तो ये कितनी जीरो है, 5 जीरो से 5 जीरो गई। 12 के टेबल में 60 आता है कि नहीं आता, आता है। 12 1 ज़र 12 5 ज़र, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले साल का 5 टाइम्स। तो मैं एक बार जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन अब आपको दिख रहा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिवालिका मिल्स लिमिटेड। तो इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये मतलब क्या है ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट द एंड, ये क्या हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही दे दिया, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया तो ऑब्वियसली वो तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ और पूछ रहे हैं। सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर में देखेंगे कि इसका इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें जो इक्वेशंस ड्रॉ करनी है, मैथमेटिकल इफेक्ट इसका क्या है वो समझेंगे। फिर कह रहा है कंप्यूट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड RFO, ठीक है। तो कंप्यूट क्या करना है, निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। दो चीजें पूछ रहे हैं। RFO मतलब नेट सेल्स होता है, RFO बोले या नेट सेल्स बोले, बात एक ही है। तो मैं रजिस्टर पे सारा गिवन डेटा लिखता हूं और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया, ठीक है। वो लैंग्वेज अभी नहीं लिखी, वो सेलिंग प्राइस वाली वो बाद में लिखेंगे। पहले इतना जो लिखा है ना इसको सॉल्व करते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डेटा गिवन है, तो सबसे पहले तो निकालो एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 80,000 रुपीज़। तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो फॉर्मूले यार याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूले याद कर लो, तभी आपको अकाउंटिंग रेशियोज करने में मजा आएगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह लिखा 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह लिखो COGS, क्योंकि ये गिवन नहीं है, ये हमारे को निकालना पड़ेगा, ये गिवन नहीं है। और एवरेज इन्वेंट्री की जगह यहाँ से देखकर मैंने लिख लिया 80,000 रुपीज़। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, COGS आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहे हैं। 80,000 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 8 8 ज़र 64 और ये 6,40,000 रुपीज़ का हो जाएगा COGS, ठीक है। इसके बाद मैं वो लैंग्वेज लिखूंगा जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है SP मतलब सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। देखो ये लाइन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, ये जो लैंग्वेज है ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको डिकोड करते हैं, इसको डिकोड करेंगे। और आपको यहाँ पे कॉस्ट से कंफ्यूजन आ सकती है कि कॉस्ट क्या होता है। तो खाली कॉस्ट जब भी लिखा होगा ना ये सेलिंग प्राइस वाली लैंग्वेज में, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, COGS। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। खाली कॉस्ट वो लिख देते हैं बुक्स में हमेशा, क्वेश्चंस में हमेशा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको स्ट्राइक करना चाहिए भाई कौन सा फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। क्वेश्चन में वो देखो हमसे पूछ कर रहे हैं, हमसे वो ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट वाला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। कोई बच्चा चाहे तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS। ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो। सेल्स की जगह देखो सेल्स लिखते हैं, सेल्स तो पता नहीं है, सेल्स की जगह सेल्स लिखते हैं। COGS की जगह मैं यहाँ वैल्यू लिख दूंगा 6,40,000, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या करे 25% अबव कॉस्ट। तो मतलब मैं सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल सकता था, ठीक है। मैं निकाल सकता था, मैंने निकाला नहीं, मैंने अब ध्यान से देखा 25% अबव कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट लिखे रहने दो, ठीक है। तो कितना है भाई 25% अबव कॉस्ट, यानी कि 6,40,000 तो मेरा ये है कॉस्ट, इसका 25% ज़्यादा, तो 25% मल्टीप्लाइड बाय 6,40,000, ठीक है। तो ये मेरी सेल्स है, माइनस ये 6,40,000 मैं कॉपी करूंगा। तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, ग्रॉस
प्रॉफिट। आई बात समझ में? कह रहे सेलिंग प्राइस कितना है 25% अबव कॉस्ट। तो आप 6,40,000 का ये आप 25% निकाल दो 6,40,000 का, और वो आप COGS में ऐड कर दोगे तो आप पे सेल्स आ जाएंगी। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है, तो जस्ट इसको हमारे को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं भाई इसको। देखो ये ब्रैकेट में 25 1 25 4 ठीक है, 4 और ये आएगा 16 ठीक है, ये आएगा 16 और ये 4 0 आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ रहा है 1,60,000। तो बेसिकली मेरे पास 6,40,000 लिखा है, फिर मैं देखो प्लस 1,60,000 लिखा है, और ये ब्रैकेट्स में ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ऐड नहीं कर रहा, जान के ऐड नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर लिखा है माइनस 6,40,000। ऐड जान के नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये देखो ये कट जाएगा, माइनस का 6,40,000 और प्लस का 6,40,000 कट जाएगा, तो मेरे पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई? डायरेक्टली आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो जो समझने वाला पॉइंट था ना, वो यही था कि सेल्स कैसे निकलेगा। तो सेल्स उसने क्लियर बोला 25% अबव कॉस्ट। आप चाहो तो पहले निकाल लो रफ में कि 6,40,000 का 25% क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है 1,60,000। तो 640 प्लस 160 आप 8 लाख रुपए यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सेल्स की जगह आप 8 लाख, सेल्स आपकी 8 लाख की आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया, और फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज ध्यान से सुनना, कॉस्ट मतलब COGS, यही इस क्वेश्चन में टेक्निक थी। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, और वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? और वो हमसे पूछ रहे हैं सेल्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स मैंने यहाँ निकाल ही लिया भाई। सेल्स कितना होगा? सेल्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स कितना निकालेंगे? 6,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ये जो आपने कैलकुलेशन की, आप बेशक यहाँ पे फिर से लिख दो 25% ऑफ COGS। मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ, किसी को अगर पहले नहीं क्लियर आया था। तो उसने बोला था सेल प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, तो कॉस्ट प्लस उसका 25%, तो COGS प्लस उसका 25%, तो ये आ जाएगा 6,40,000 प्लस ये 25% ऑफ COGS, ये करा, ये कितना आ रहा है? 1,60,000। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 8 लाख रुपए। ठीक है, तो सेल्स भी निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो अब एक बार जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको कंप्लीट दिख जाए। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ना केसेस आपको गिवन है, तो केसेस वाले क्वेश्चन यार कैसे सॉल्व करते हैं एक बार ही समझ लो। मैं देखता हूँ यार बच्चों को केसेस वाले क्वेश्चन समझ ही नहीं आते कैसे करने। आपको देखो ऊपर का जो डेटा होता है ना, ये डेटा, ठीक है, अब इसमें देखो 3 केस है, नीचे क्या केस 1, केस 2, केस 3, ऊपर एक पैराग्राफ है, तो पूरा पैराग्राफ और केस 1 आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक आंसर आएगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ ऊपर का और केस 2 ये आपका एक अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर पूरा पैराग्राफ ऊपर वाला और केस 3 को आप देखोगे तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिकली ये 3 क्वेश्चंस गिवन है आपको, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या है, पूरा पैराग्राफ और केस 1 जब आप करोगे तो केस 2 केस 3 के डेटा को इग्नोर कर दोगे। पूरा पैराग्राफ और केस 2 करोगे तो केस 1 और केस 3 के डेटा को इग्नोर कर देंगे। ऊपर का पैराग्राफ और केस 3 जब सॉल्व करोगे तो केस 1 और केस 2 के डेटा को आप इग्नोर करोगे। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऊपर आपको गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, तो ये क्या आपको गिवन है? कैश सेल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, तो ये आपको क्या गिवन है? क्रेडिट सेल्स। फिर आपको गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट सीधे सीधे नहीं दिया, कुछ लैंग्वेज लिखी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो मैं ये पैराग्राफ वाले डेटा को सॉल्व करूंगा और उसके बाद मैं केसेस पे चलूंगा। केसेस पे तो मैं अभी चल ही नहीं रहा, सबसे पहले ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिख लिए, हर केस में जितने भी केसेस हैं ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स है, तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला आएगा। अगर मैं सेल करता हूँ, मान लो आपकी शॉप है, आप सेल कैसे कर सकते हो? या तो आप सामने वाले को सामान बेचोगे, उससे इमीडिएटली पैसे ले लोगे, इसको बोलते हैं कैश सेल्स, या फिर आप सामान बेचोगे लेकिन उधार में बेचोगे, उसको बोलोगे बाद में पैसे दे दियो। ठीक है, इन 2 तरीकों के अलावा कोई तरीका नहीं होता गुड्स बेचने का। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, अगर आप ये दोनों तरीकों की सेल्स को जोड़ दोगे तो आप पे क्या आएगा? टोटल सेल्स आ जाएगा। तो ये हम पे एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो कैश सेल्स कितनी है? 1 लाख, क्रेडिट सेल्स कितनी है? 3 लाख। तो मेरे पास टोटल सेल्स कितनी आ गई भाई? ये मेरे पास आ जाएंगी 4 लाख रुपीज़। तो टोटल सेल्स मेरे पे आ गई 4 लाख रुपीज़।
तो ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट है। फिर ये लैंग्वेज लिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा है, मतलब ये टोटल सेल्स की बात कर रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 30% वो बोल रहा है, तो 30/100 किसका, टोटल सेल्स का। तो 4 लाख का 30% आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 1,20,000 रुपीज़। तो टोटल सेल्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो इसके बाद आपके माइंड में एक फॉर्मूला आएगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS। देखो कोई भी इन तीनों में से जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें पता चल गई तो तीसरी निकाल लेना। ये दो पता चल गई तो सेल्स निकाल लेना, ये दोनों पता चल गई तो COGS निकाल लेना, ठीक है। कोई भी दो पता चल गई तो तीसरी चीज़ आपको सॉल्व कर लेनी है, काम आएगी, ठीक है। निकाल लेते हैं, बाद में देखते हैं काम आएगी नहीं आएगी। मेरे हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चंस में काम आती है, तो मैं यहाँ पर भी निकाल लूँगा सारी चीज़ें। तो सेल्स मेरे को पता है 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पता है 1,20,000 है, तो मेरे पास COGS कितना आएगा भाई, तो यहाँ से मैंने COGS निकाल लिया, ठीक है। ये कितना आएगा 2,80,000 रुपीज़। तो COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 2,80,000 रुपीज़ आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंचने के बाद देखो आपने क्या करना है, आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना है। अब मैंने एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूंगा कितनी है, क्योंकि मेरे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है 2, तो इसके नीचे लिखा 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं नीचे से देखूंगा 2,80,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल जाएगा कि एवरेज इन्वेंट्री कितना है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा भाई, ये देखो ये इधर जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करने पे ऊपर चला जाएगा और 2 इधर आके नीचे आ जाएगा। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 2 और मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मैंने कितनी सारी चीज़ें निकाल ली, देखो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जो मेरे काम आने वाला है, ठीक है, और एक मैंने निकाल ली उसकी हेल्प से एवरेज इन्वेंट्री। तो आपको एवरेज इन्वेंट्री तक पहुंचना था, ऊपर जो पैराग्राफ वाली इंफॉर्मेशन थी वहां से। इसके बाद हमारे को जितने भी केसेस हैं सब में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो कॉमन कितना था, कॉमन वर्क मैंने सारा कर दिया। अब मैं स्पेसिफिकली केस वाइज सॉल्व करूंगा और हर केस में एवरेज इन्वेंट्री मुझे ऑलरेडी पता है, तो एवरेज इन्वेंट्री को मैं यूज करूंगा और तीनों केसेस में सॉल्व अप कर दूंगा। देखो भाई अब सॉल्व करेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। एवरेज इन्वेंट्री मुझे पता है कितनी है, 1,40,000 मैंने अभी निकाला, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा न्यूमरेटर में बचा ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। तो इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, इस लैंग्वेज का मीनिंग मैं यहाँ लिखूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री इज मतलब इक्वल टू 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। तो 1/3 किसका, मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये इक्वेशन बन रही है, जो यहाँ पे लिखा है इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो मतलब जहां पर भी ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह मैं लिखूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 3 और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ही लिखे रहने दूंगा, ठीक है। आया समझ की नहीं आया। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, नीचे कुछ नहीं लिखा 1 लिखा है, डिनोमिनेटर सेम करो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फ्रैक्शंस ऐड हो जाती है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 3 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जैसे x प्लस 3x लिखा हो, जैसे मान लो क्या लिखा है x प्लस 3x, तो आपका आंसर क्या होता है 4x। तो यहाँ लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 3 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारा आंसर होगा 4 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद बेसिक सॉल्व करना है यार, कुछ भी नहीं करना, बेसिक मैथ्स लग रही है यहाँ पे। ये 3 जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 4 ऊपर है ये साइड चेंज करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो भाई ये कितना सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 70,000 आ रहा है और 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा 2,10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरी हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी 2,10,000 हो गई। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं 2,10,000 लिख दूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह, तो मेरे पास ओपनिंग कितना आएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है,
तो ये कितनी हो जाएगी 70,000 हो जाएगी। तो केस नंबर 1 में ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 2,10,000 रुपीज। देखो भैया केस 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ लैंग्वेज क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज, देखो मैं आपको लैंग्वेज लिखनी सिखाता हूँ। तो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मतलब इक्वल टू 25% लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, कितनी कम है, 25% लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो यहां पर आप ओपनिंग इन्वेंट्री से कम है ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखो, ठीक है, और कितनी कम है 25% लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस 25% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मतलब इक्वल टू 25% लेस है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो ओपनिंग इन्वेंट्री से लेस है मतलब माइनस, गिरा दो, लेस मतलब माइनस, कितनी कम है 25%। तो 25% किसका, ओपनिंग इन्वेंट्री का ही 25% है, ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम, ठीक है। लैंग्वेज से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि 25% किसका लेना है, जिसकी वो बात कर रहा है, तो वो बात ओपनिंग इन्वेंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री ही लेंगे, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ठीक है, ये 100 है, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नहीं तो एलसीएम वगैरह लेकर निकाल लोगे, तो 75/100 ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री को आप x ले लो, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर आप x लोगे तो x माइनस 25x/100, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 100x माइनस 25x/100, तो ये आ जाएगा 75x/100 अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री को x ले रहे हो तो मैंने यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज में ही लिखे रहने दिए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 75/100 ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये 25 के टेबल से कट रहा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, और इक्वेशन सॉल्व हो रही है, इज इक्वल टू 3/4 ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये मैंने इतना ज़्यादा सॉल्व कर दिया, इसको अब मैं यूज़ करूँगा अपने आंसर में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री का। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री मुझे पता है, मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व करा था, 1,40,000 आया था, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। और ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह क्या लिखो, ओपनिंग इन्वेंट्री ही लिखे रहने दो, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह क्या लिखोगे, क्लोजिंग की जगह लिख दो ये चीज़, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री किसके बराबर है 3/4 ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ना, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले एलसीएम वगैरह लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 2,80,000, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, फ्रैक्शन है, कुछ नहीं लिखा, नीचे 1 लिखा है, तो डिनोमिनेटर यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 करो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास पता है क्या आ गया, ये है 4 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 3 ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो मतलब 4x प्लस 3x ऐड कैसे होता है 7x, तो 4 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 3 ओपनिंग इन्वेंट्री को लिख दो 7 ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 4। आप चाहो तो ओपनिंग इन्वेंट्री को शुरुआत से x लेकर एज्यूम करोगे तो आपकी x में ही सॉल्विंग हो जाएगी, मर्जी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री सॉल्व हो जाएगा, तो 2,80,000, ये देखो ये 4 नीचे इधर जाके ऊपर, ये 7 ऊपर है इधर जाके नीचे, तो 7 के टेबल में 28 आता है, ये 7 1 7 4 28, ये 4 जीरोस, तो 40,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1,60,000 मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 1,60,000। तो ये वैल्यू को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ रिप्लेस कर दो, नहीं तो ये एवरेज इन्वेंट्री वाले फॉर्मूला में भी रिप्लेस कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा भाई, मैं ऊपर कर रहा हूँ 3/4 इंटू ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह मैं लिख रहा हूँ 1,60,000 रुपीज़, तो ये 40,000 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़। तो केस 2 के आपके आंसर हो जाएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री 160, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, एक बार ही आपको दिख जाएगा, या मैं लास्ट में करता हूँ जूम आउट ना, मैं पूरा सोल्यूशन केस 1 केस 2 केस 3 इकट्ठा आपको बाद में दिखाता हूँ। केस नंबर 3 पे आ गए, ठीक है। तो केस नंबर 3 में लैंग्वेज लिख रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री इज, देखो मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो लैंग्वेज को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह ओपनिंग इन्वेंट्री इज की जगह इक्वल टू 75%
ऑफ मतलब मल्टीप्लाई क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगी। ये 25 के टेबल से जा रहा है 3/4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3/4 क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। आप इसको पुराने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो हम इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 30% ऑफ RFO। RFO मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब टोटल सेल्स, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज, देखो ये जो सेकंड इक्वेशन बन रही है, सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मतलब इक्वल टू 30% मतलब 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स मेरे पास क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी 4 लाख, तो 4 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज़। तो देखो केस नंबर 3 में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी जल्दी आ गई, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी आ गई, 1,20,000। इसको पुट कर दो ऊपर एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल दो और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री फटाफट से आ जाएगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 4 3 30,000 इंटू 3 90,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इस केस में 90,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है। अब मैं जूम आउट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, ठीक है। इसमें अभी तक एक भी केस इन्वॉल्व नहीं है, केसेस करने से पहले का सारा डेटा है, और ये इसलिए करा था ताकि मुझे एवरेज इन्वेंट्री पता चल पाए। अब आपको जो दिख रहा है केस 1 दिख रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,10,000 मैंने यहां निकाल रखी है, ठीक है। और ओपनिंग इन्वेंट्री कहां पर है, इधर है 70,000, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इधर है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर है। ये केस 2 है आपके सामने, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रहा और ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा, ठीक है। नीचे बॉटम में आंसर्स हैं। ये केस 3 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर ये रहा और ओपनिंग इन्वेंट्री का आंसर भी नीचे लास्ट में दिख रहा है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी देखो हमसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है। कह रहा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्रेडिट सेल्स, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कैश सेल्स, तो इन दोनों को ऐड कर देना, टोटल सेल्स आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट मतलब खाली कॉस्ट मतलब COGS। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए वो लैंग्वेज दे रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये लैंग्वेज दे रहे हैं, और वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी लैंग्वेज एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, सही लिखी है नहीं लिखी, एक बारी चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ शायद कुछ मिसिंग है। अच्छा, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, ये जो लैंग्वेज है ये क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस वॉज से नहीं शुरू, नेक्स्ट सेंटेंस है ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग इशू हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड मिसिंग था, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैं लिखता हूँ और स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं भाई। तो मैंने अभी गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की लैंग्वेज नहीं लिखी, ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं। तो क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आप पे क्या आएगी, टोटल सेल्स आएगी। ये हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो 8 लाख की टोटल सेल्स आ गई। फिर कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट, खाली कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ सेल्स गिवन है। तो सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी इकट्ठा गिवन हो ना, ये फॉर्मूला लिख लेना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा लिख लेना। तो आपको सेल्स तो पता है एटलीस्ट, तो वहां लिखा 8 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हैं कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, 25% किसका, सेल्स का नहीं, 25% किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ले लेते हैं X, तो लेट COGS बी ₹X। अगर मान लो ऐसा लिखा होता ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, तब ग्रॉस प्रॉफिट 25% हमेशा एज्यूम किया जाता है सेल का है, 8 लाख का 25% हम निकाल देते हैं। लेकिन आगे उसने मेंशन करे तो ये COGS का ही लेंगे, ठीक है। तो COGS को X लिया, तो 25% किसका, ऑफ X, और COGS के नीचे X। तो बस ये सॉल्व कर दो, तो ये 25 1 जर, ये 4 जर, ये X/4 आएगा। तो 8 लाख माइनस X/4 इक्वल्स टू X, ये माइनस X/4 उधर जाके कर देना ऐड, तो 8 लाख इज इक्वल टू X प्लस X/4, ठीक है। फ्रैक्शन से ऐड कैसे करते हैं, नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, डिनोमिनेटर सेम करा, ऊपर नीचे 4 से
मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अपने पास क्या आएगा, 8 लाख इज इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर में 4x प्लस एक्स 5x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अगला स्टेप क्या होगा, x 4 जो इधर है उधर जाके डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। तो बेसिक्स है यार, मैं ऐसे ही बोल के समझा रहा हूँ, अगर किसी को नहीं आ रहा तो, अदरवाइज तो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 5 1 ज़र ये आएगा 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 6,40,000 रुपीज़। तो x इज इक्वल टू 6,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये x एक्चुअली में क्या है, COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गया है और ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए डेटा गिवन है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके सोल्यूशन को, ठीक है भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये दो लैंग्वेजेस हमारे को गिवन है, ठीक है। ये लैंग्वेज क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले सेकंड पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकलेगा, कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ COGS। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है ये बता रहा है 10%, ठीक है। वॉज या इज की जगह इक्वल टू वॉज आए चाहे इज आए, इक्वल टू 10% किसका, COGS का। और COGS हमें पता है कितना है, 6,40,000। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 64,000 रुपीज़। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरा निकल गया। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज मतलब इक्वल टू, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,92,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब आपको जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है उसके लिए एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो एवरेज इन्वेंट्री देखते हैं भाई ये कितनी होगी, तो 1,92,000, ठीक है। तो ये लिखते हैं, तो 2,56,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1,28,000 रुपीज़ की हमारे पास क्या आएगी, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल ली है, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है भाई। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता है 6,40,000 है, एवरेज इन्वेंट्री मैंने अभी निकाला 1,28,000 है, ठीक है। तो ये आप 3 0 से 3 0 काटो और 128 5 ज़र कितना होता है 640, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। तो अब मैं जूम आउट करके आपको सारा सोल्यूशन दिखाता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ लैंग्वेज से रिलेटेड। क्वेश्चन में जो ट्विस्टेड लैंग्वेज आती है, कुछ बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो अभी ध्यान से देखना, स्किप मत करना। तो ये फर्स्ट पेज है सोल्यूशन का, ठीक है। ये आपके पास सेकंड पेज है सोल्यूशन का। अब बात करते हैं जरा क्वेश्चन में जो ट्विस्टेड लैंग्वेजेस हमें गिवन होती है उनकी डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस जो आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगी, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री की टर्म्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, एग्जाम में हो सकता है क्लोजिंग, ये सेम लैंग्वेजेस आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की रिस्पेक्ट में आ जाए, या क्लोजिंग ट्रेड पेएबल ओपनिंग ट्रेड पेएबल की रिस्पेक्ट में आ जाए। आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझना है कि इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कैसे करना है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स समझनी है, इक्वेशन कैसे बनानी है वो समझना है। इन्वेंट्री आए, रिसीवेबल आए, ट्रेड पेएबल आए, कुछ भी है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। आप पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। एक्सेस वर्ड जब भी आ जाएगा आपके माइंड में आना चाहिए माइनस का साइन, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, माइनस का साइन। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसकी इक्वेशन बनेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, आगे माइनस का साइन और फिर जो आगे लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू जो भी आपको अमाउंट गिवन होगी वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एक्सेस की वजह से माइनस साइन मैंने लगाया, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस जो भी आगे लिखा होगा ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 40,000। तो एक्सेस वाली लैंग्वेज आ गई समझ। नेक्स्ट देखो, वॉज या इज, ठीक है, वॉज या इज कुछ भी आ जाए इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले लिखा है, आप लिखो क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो भी लिखा है इक्वल्स टू 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये आपके पास सेकंड वाली भी आ गई, ठीक है। सेकंड और थर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा बच्चे मिक्सअप कर देते हैं और गलती कर देते हैं। थर्ड में देखो आपको लग रहा होगा सेम ही तो लिखा है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। थर्ड देखो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज इक्वल टू 3 टाइम्स मोर। भाई ये मोर ने ना पूरी कहानी बदल देनी है, यहाँ पे मोर वर्ड जो लिखा है पूरी स्टोरी चेंज कर देगा। कह रहा है 3 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इसका मतलब है 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एक और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। यानी कि आपका जो फाइनल इक्वेशन होगा वो क्या रहने वाला है, वो रहेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओपनिंग
इन्वेंट्री, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोर होगा, जब भी मोर होगा तो एक और बढ़ा देना। जैसे सेकंड में देखो क्या लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर यहाँ पे मोर है तो आपका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर आपकी इक्वेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 की जगह मान लो यहाँ पर लिख देगा 4 टाइम्स ओपनिंग, 4 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर यहीं पर 4 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री होगा तो यहाँ पर आपका 4 की जगह क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 नहीं आएगा तब 5 आएगा अगर यहाँ पे 4 हो तो, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मैं आपको समझा रहा था कैसे ये करना है, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। मेरी जो प्लेलिस्ट चल रही है अकाउंटिंग रेशियोज की, मैं आपको साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि आप वो गलतियां अपने प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में नहीं करके आओ।